नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और जो स्टूडेंट लगातार आ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके जाया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने चैनल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड की हैं। वो क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। वो किस किस टॉपिक पर है? एक तो मैंने अपलोड की है समर्थन मूल्य के ऊपर। समर्थन मूल्य से बिल्कुल एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है, तो समर्थन मूल्य वाली अगर क्लास आपको देखनी है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन समर्थन मूल्य के अलावा एक मैंने की है ICAR के द्वारा जो नई किस्में निकाली गई हैं, उन नई किस्मों के ऊपर, नवीनतम किस्मों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। वो भी इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद में जो तीसरी क्लास है वो तीसरी क्लास है गन्ने के ऊपर। गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उस गन्ने के समर्थन मूल्य के ऊपर भी मैंने एक क्लास बनाई है। वो क्लास भी आप देख सकते हो, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये तीनों ही क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन का अमोनियम रूप में अवशोषण कौन करता है? कौन नहीं है यहाँ पर, कौन है? नाइट्रोजन का अमोनियम रूप में अवशोषण कौन करता है? जवाब देना है आपको, नाइट्रोजन का अमोनियम रूप में अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ऑप्शन नंबर A देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर A है आपके पास में धान, B है आपके पास में चाय, C है आपके पास में गन्ना और D है आपके पास में उपरोक्त सभी। नत्रजन का अमोनियम रूप में अवशोषण कौन करता है? नत्रजन का अमोनियम रूप में अवशोषण कौन करता है? जवाब देना है आपको, नत्रजन का अमोनियम रूप में अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ऑप्शन नंबर A, B, C या D क्या होगा इसका आंसर? धान, चाय, गन्ना या उपरोक्त सभी। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि धान भी करता है, चाय भी करती है और गन्ना भी करता है। जो तीनों फसलें हैं ये तीनों की तीनों क्या करती हैं? अमोनियम रूप में अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है? नत्रजन का। नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करती है? अमोनियम रूप में करती है। आ गई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है कि मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु है। मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर A है थायोबैसिलस, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर, तीसरा है A और B दोनों और चौथा है कोई नहीं। मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु है। मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु बताना है आपको। थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, A और B दोनों या ऑप्शन नंबर D है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु। मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु। आंसर देना है आपको, क्या होगा इसका आंसर? मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, A और B दोनों या ऑप्शन नंबर D है कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? मृदा में सल्फर का ऑक्सीकरण। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, लगभग 8वीं 9वीं क्लास हो गई है। अब तो आप लोगों को शेयर करना चाहिए, इसको कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ एक बार अगर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपने ये क्लास पहली बार अटेंड की है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं। देखिए, मृदा के अंदर सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जो जीवाणु होता है उसका आंसर क्या होगा? थायोबैसिलस। जो थायोबैसिलस जीवाणु होता है वो मृदा का क्या करता है? मृदा के अंदर जो सल्फर होती है उसका ऑक्सीकरण करने का काम करता है। क्या करता है? उसका ऑक्सीकरण करने का काम करता है। इसी के साथ साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि मृदा के अंदर
मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बेसिलस। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बेसिलस जीवाणु मृदा के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। ये प्रश्न पीछे पूछा भी गया है, ध्यान रखना। मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिलस जीवाणु पाया जाता है। मृदा के अंदर 45% क्या होता है? 45% मृदा के अंदर क्या होता है? खनिज पदार्थ होता है। 5% क्या होता है? जीवांश पदार्थ होता है। क्या होता है? 5% जीवांश पदार्थ होता है और 25% जल होता है और 25% क्या होती है? वायु होती है। आगे बात समझ में? इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव क्लास बनाता हूं आपके लिए, बहुत मेहनत करता हूं। आप भी थोड़ा अपना सहयोग दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान से समझना है आपको। टफ तो नहीं है, नया क्वेश्चन है, आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है आपको, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मृदा में चूने की मात्रा ज्ञात करने की विधि बतानी है। मृदा के अंदर चूने की मात्रा ज्ञात करने की विधि क्या होगी? मृदा में चूने की मात्रा ज्ञात करने की विधि। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है जेल डाल विधि, ऑप्शन नंबर दूसरा है शू मेकर विधि, तीसरा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर चौथा है कोई नहीं। मृदा में चूना की मात्रा ज्ञात करने की विधि, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मृदा में चूना की मात्रा ज्ञात करने की विधि, जेल डाल विधि, शू मेकर विधि, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? मृदा में चूना की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? मृदा में चूना की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जेल डाल विधि के द्वारा, शू मेकर विधि के द्वारा, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, मृदा में चूना की मात्रा ज्ञात करने की विधि, जेल डाल विधि, शू मेकर विधि, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? चूना की मात्रा ज्ञात करने की विधि। देखिए मृदा के अंदर चूना की मात्रा ज्ञात करने की जो विधि है, जिसने इसका आंसर दिया है चूने की मात्रा का, ऑप्शन नंबर बी वाला शू मेकर विधि, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। शू मेकर विधि के द्वारा क्या करते हैं अपन? शू मेकर विधि के द्वारा चूने की मात्रा का निर्धारण करते हैं, मृदा के अंदर चूने की मात्रा को ज्ञात करते हैं। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछ ले जेल डाल विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। जेल डाल विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जेल डाल विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य फसल के लिए मृदा नमूने में, क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य फसल के लिए मृदा नमूने में गहराई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम सामान्य फसल उगाते हैं और मतलब कोई सी भी एक सामान्य फसल हो, फल वृक्ष नहीं होना चाहिए, कोई सी भी सामान्य फसल हो, उसके लिए अगर हम मृदा नमूना ले रहे हैं, उस फसल के खेत में से मृदा नमूना ले रहे हैं, तो जो मृदा नमूना है वो उसके अंदर जो मिट्टी ले रहे हैं वो मिट्टी कितनी गहराई से लेनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 0 से 15 सेंटीमीटर, तीसरा है 20 से 30 सेंटीमीटर, और चौथा है 30 से 40 सेंटीमीटर। सामान्य फसलों के लिए मृदा नमूने की गहराई कितनी होनी चाहिए? सामान्य फसलों के लिए मृदा नमूने की गहराई बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका जवाब? मृदा नमूने की गहराई, जवाब देना है आपको, मृदा नमूने की गहराई। देखिए मृदा नमूने की गहराई का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 0 से 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर क्या ली जाती है? 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर क्या ली जाती है? मृदा ली जाती है। और जो मृदा का भार होता है या मृदा की जो मात्रा होती है, वो मात्रा का सवाल बार बार पूछा जाता है। कितनी मात्रा होनी चाहिए? मृदा की लगभग 500 ग्राम। कितनी मात्रा ली जाती है मृदा नमूने में? ध्यान रखना 500 ग्राम मात्रा ली जाती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मृदा नमूना लेते समय मृदा में कितनी ग्राम मात्रा ली जाती है? तो 500 ग्राम मात्रा ली जाती है। आगे बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कंपोस्ट बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलोर विधि, दूसरी है इंदौर विधि, तीसरी है नाडेप विधि, और चौथी है एडको विधि। जवाब दीजिए, बेंगलोर विधि, इंदौर विधि, नाडेप विधि या एडको विधि। भारत में कंपोस्ट की सबसे उपयुक्त विधि, भारत में
कंपोस्ट की सबसे उपयुक्त विधि है? बेंगलोर विधि, इंदौर विधि, नाडेप विधि या एडको विधि? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी। भारत में कंपोस्ट की सबसे उपयुक्त विधि बताना है आपको, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल ली जाती है उस विधि का नाम बताना है आपको, उस विधि का नाम बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है इंदौर विधि, जिन स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, बिल्कुल सही जवाब है। जो बेंगलोर विधि है उसको सबसे अधिक इस्तेमाल लिया जाता है और इस विधि को बनाने का श्रेय किसको जाता है? CN आचार्य को जाता है। किसको जाता है? CN आचार्य को जाता है। इसीलिए इसे CN आचार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में, इसीलिए इसे CN आचार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए एडको विधि जो है, एडको विधि क्या है? एडको विधि किसने की थी? ये हचिसंस नामक, हचिसंस और हचिसंस के अलावा एक वैज्ञानिक और थे, रिचर्ड्स, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस विधि का निर्माण किया था। ठीक है। फिर नाडेप की बात करें तो महाराष्ट्र, MH यानी कि महाराष्ट्र में नाडेप काका, महाराष्ट्र के अंदर एक नाडेप काका थे, उन्होंने इस विधि को विकसित किया था। फिर अगर इसकी बात करें कि इंदौर विधि का विकास कब हुआ, तो इंदौर विधि का विकास कब और कैसे और कहाँ हुआ तो बता देता हूँ मैं। इंदौर विधि का जो विकास हुआ था वो हुआ था 1924 से लेकर 1931 के बीच में हुआ था। अगली बात समझ में। और जो विकास हुआ था वो हुआ था प्लांट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पादप पोषक तत्व संस्थान इंदौर के अंदर है, वहां पर इस विधि को विकसित किया गया था। आगे बात समझ में। तो भारत में कंपोस्ट की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अगर पूछता है तो भारत में कंपोस्ट की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? बेंगलोर विधि को सबसे उपयुक्त माना जाता है, जिसे CN आचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नए टाइप का है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज को टीका लगाना किससे संबंधित है? बीज को टीका लगाना किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में जैव उर्वरक उपचार से, दूसरा है बीज उपचार से, तीसरा है मृदा उपचार से और ऑप्शन नंबर चौथा है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बीज को टीका लगाना किससे संबंधित है? बीज को टीका लगाना किससे संबंधित है? जैव उर्वरक से संबंधित है, बीज उपचार से संबंधित है, मृदा उपचार से संबंधित है या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? बीज को टीका लगाना किससे संबंधित है? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है बीज को टीका लगाना, जिसने इसका जवाब दिया है जैव उर्वरक उपचार से, बिल्कुल सही जवाब है जैव उर्वरक उपचार से। जब भी हम फसलों की बुआई करते हैं तो फसलों की बुआई से पूर्व जब बीज को उपचारित किया जाता है, जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टीका लगाना, उसको टीका लगाना भी कहते हैं। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। टीका लगाना का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैव उर्वरक से बीज को उपचारित करना। आगे बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा सा समझना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया है राइजोबियम फेसियोली किन फसलों हेतु उपयोगी है? क्वेश्चन पूछा गया है राइजोबियम फेसियोली किन फसलों हेतु उपयोगी है? राइजोबियम फेसियोली किन फसलों हेतु उपयोगी है? जवाब देना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सेम और चना, ऑप्शन नंबर दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है बरसीम और चौथा है रिजका। वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाब देना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको। जैव उर्वरक राइजोबियम फेसियोली किन फसलों हेतु उपयोगी है? राइजोबियम फेसियोली किन फसलों हेतु उपयोगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है राइजोबियम फेसियोली का सेम और चना, ऑप्शन नंबर ए वाला जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है सेम और चना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम और चना होगा। सेम फली होती है, एक सब्जी होती है, और इसके अलावा चना। अब देखिए सोयाबीन का क्या होता है, तो सोयाबीन का ध्यान रखना है जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम जो प्रजाति है वो सोयाबीन की फसल में उपयोगी। फिर ठीक है बरसीम में क्या आएगा? ट्राइफोलाई,
राइजोबियम ट्राइफोलाई। जो राइजोबियम ट्राइफोलाई होता है वो बरसीम की फसल हेतु उपयोगी है। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद में रिचका, रिचका का क्या आएगा, रिचका का आएगा राइजोबियम मेलिलोटी। ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटी। ठीक है, ध्यान रखना राइजोबियम मेलिलोटी। ये रिचका, रिचका के अलावा एक और होती है मेथी, मेथी में भी उपयोगी है। और मेथी की जैसी एक और होती है सेंजी, सेंजी के अंदर भी ये उपयोगी है। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना मेथी, सेंजी और रिचका, इसके लिए मेलिलोटी होता है, बरसीम के लिए होता है ट्राइफोलाई, सोयाबीन के लिए होता है जेपोनिकम और सेम और चना के लिए होता है फेसियोली। ये सारी की सारी राइजोबियम की प्रजातियां हैं। क्लियर है। तो जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव उर्वरक बीजोपचार हेतु मात्रा रखते हैं, यानी कि जब जैव उर्वरक से हम बीज को उपचारित करते हैं तो बीज को उपचारित करते समय जैव उर्वरक की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 600 ग्राम, दूसरा है 500 ग्राम, तीसरा है 300 ग्राम और चौथा है 25 ग्राम। जवाब दीजिए 600 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम या 25 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर। जैव उर्वरक बीजोपचार हेतु मात्रा, जैव उर्वरक बीजोपचार हेतु मात्रा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 600 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम या 25 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जैव उर्वरक बीजोपचार हेतु मात्रा। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। स्टूडेंट बहुत कम हैं, जो स्टूडेंट अभी अभी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। रोजाना शाम को 7 बजे यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो जैव उर्वरक बीजोपचार के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जो मात्रा रखी जाती है वो मात्रा रखी जाती है 600 ग्राम। कितनी मात्रा रखी जाती है, 600 ग्राम मात्रा रखी जाती है। ध्यान रखना। फिर देखिए 600 ग्राम, ये तो आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए 600 ग्राम के अलावा 500 ग्राम क्या होता है। मृदा नमूने का मैंने पहले भी बताया था, बार बार पूछता है। मृदा नमूने का भार पूछे तो मृदा नमूने का भार 500 ग्राम होता है। फिर उसके बाद में 25 ग्राम क्या होता है। 25 ग्राम से रिलेटेड भी एक सवाल मैंने बताया था कि 25 ग्राम से रिलेटेड एक सवाल क्या हो सकता है। तो बीज का जब नमूना लेते हैं तो बीज का नमूना लेते हैं तो उसका भार कितना रखते हैं। बीज नमूने का भार कितना रखा जाता है, बीज नमूने का भार रखा जाता है 25 ग्राम। कितना रखा जाता है, 25 ग्राम रखा जाता है। आगे बात समझ में। तो जैव उर्वरक बीजोपचार हेतु मात्रा 600 ग्राम रखते हैं। क्लियर है। अब देखिए इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देता हूं। देखिए एक तो जैव उर्वरक से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। देखिए सबसे पहला बिंदु क्या है कि बीजोपचार हेतु जो दर रखते हैं वो 20 ग्राम प्रति केजी रखते हैं। क्या रखते हैं, 20 ग्राम प्रति केजी, यानी कि 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम जैव उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है। क्लियर है। फिर उसके बाद में एक पैकेट जो होता है वो 200 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है। और सामान्य फसल 1 हेक्टर में 600 ग्राम, यानी कि जो सामान्य फसल अगर बोई हुई है तो 1 हेक्टर में कितना जैव उर्वरक इस्तेमाल करेंगे, तो 600 ग्राम जैव उर्वरक इस्तेमाल करेंगे। जैव उर्वरक क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। तो ये जैव उर्वरक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा गया है केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान, केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान पूछा गया है कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में कोयम्बटूर, दूसरा है कटक, तीसरा है पुटूर और चौथा है लखनऊ। जवाब दीजिए केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान। केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान का जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कोयम्बटूर, कटक, पुटूर या लखनऊ। कोयम्बटूर, कटक, पुटूर या लखनऊ। केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान, केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान का जवाब देना है। केंद्रीय पौध संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, कटक में है, पुटूर में है या फिर मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए बच्चे बहुत कम हैं, मैं रोज़ाना आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ इसको शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लेकिन आप रोज़ शेयर नहीं करते हो। आपसे हार्डली रिक्वेस्ट की जाती है लेकिन फिर भी आप शेयर नहीं करते हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस टेस्ट सीरीज को मुझे बंद करना पड़ जाए क्योंकि बच्चे नहीं हैं। तो हो सकता है कि बच्चे जब देख ही नहीं रहे हैं, किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर लाइव टेस्ट सीरीज चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और कमेंट करके जाया करो। रोज़ मैं बोलता हूँ कमेंट करके जाया करो। मैं आपके कमेंट को पोस्ट में डालता हूँ, यूट्यूब की पोस्ट में डालता हूँ। अगर आपको उस अपना जो कमेंट अगर आपने कल किया था और वो देखना है तो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर वहाँ अपना कमेंट देख सकते हो आप। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा सा सहयोग अपना भी दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी। वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी तो बच्चे और ज़्यादा जुड़ेंगे और मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा हार्टली रिक्वेस्ट थी, अगर नए बच्चे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि केंद्रीय पोस्ट संरक्षण ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। क्या कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। और कोयम्बटूर में एक चीज़ और है, कोयम्बटूर में और क्या चीज़ है? गन्ना प्रजनन केंद्र। क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में है, ध्यान रखना, गन्ना प्रजनन केंद्र, ठीक है। इसकी स्थापना बार बार पूछता है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है? कटक में क्या है? कटक कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर है और वहाँ पर क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान है। उसको IRRI भी बोला जाता है। IRRI नहीं, उसको NRRI बोला जाता है। NRRI का मतलब क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है, ठीक है। क्लियर है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि काजू अनुसंधान संस्थान, जो काजू अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर है? काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पुट्टूर में है। कहाँ पर है? पुट्टूर केरला में है, ठीक है। आगे बात समझ में, पुट्टूर कर्नाटका। पुट्टूर कर्नाटका के अंदर है, ध्यान रखना, कर्नाटका के अंदर है ये काजू अनुसंधान संस्थान। और लखनऊ के अंदर क्या है? लखनऊ के अंदर देखिए क्या है? लखनऊ के अंदर है आपका, लखनऊ के अंदर क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, लखनऊ के अंदर क्या है? लखनऊ के अंदर बताया था मैंने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पीएफ वैल्यू का संबंध है। क्वेश्चन पूछा गया है पीएफ वैल्यू का संबंध किससे है? बताना है आपको पीएफ वैल्यू का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर आपके पास देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मृदा जल, दूसरा है मृदा वायु, तीसरा है मृदा खनिज पदार्थ और चौथा है जीवांश पदार्थ। जवाब देना है पीएफ वैल्यू का संबंध किससे है। पीएफ वैल्यू का संबंध बताना है आपको। पीएफ वैल्यू का संबंध किस चीज़ से है? पीएफ वैल्यू का संबंध किस चीज़ से है? ऑप्शन नंबर A, B, C या D, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर A, B, C या D, क्या होगा इसका आंसर? पीएफ वैल्यू का संबंध है मृदा जल से, मृदा वायु से, मृदा खनिज पदार्थ से या जीवांश पदार्थ से। पीएफ वैल्यू का संबंध है मृदा जल, मृदा वायु, मृदा खनिज पदार्थ या जीवांश पदार्थ या जीवांश पदार्थ। पीएफ वैल्यू का संबंध है मृदा जल, मृदा वायु, मृदा खनिज पदार्थ या जीवांश पदार्थ। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो पीएफ वैल्यू होती है उसका सीधा सीधा संबंध मृदा में उपस्थित जल, मृदा में उपस्थित जल या मृदा जल से होता है। मृदा में उपस्थित जल या मृदा जल से होता है। आगे बात समझ में। और ये जो पीएफ वैल्यू दी थी ये एक वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिक का नाम था स्कोफील्ड। इन वैज्ञानिक का नाम था स्कोफील्ड। क्या था? स्कोफील्ड। इन्होंने सबसे पहले इस पीएफ शब्द को दिया था। आ गई बात समझ में। इस पीएफ शब्द को पूछ ले कि पीएफ शब्द किसने दिया था या पीएफ वैल्यू किसने दी थी, तो स्कोफील्ड ने पीएफ वैल्यू शब्द को दिया था और ये मृदा जल या मृदा में उपस्थित जल से संबंधित है। आ गई बात समझ में। मृदा जल या मृदा में उपस्थित जल से संबंधित है। क्लियर है। अब देखिए मृदा के अंदर वायु कितनी होती है ये भी बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा के अंदर जल होता है 25%, वायु होती है 25%, फिर खनिज पदार्थ होता है 45% और जीवांश पदार्थ कितना होता है? जीवांश पदार्थ होता है 5%। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये मृदा का क्या है? मृदा का संगठन है। क्या है? मृदा का संगठन है। और संगठन भी दो होते हैं, एक होता है भारात्मक, एक होता है आयतनात्मक। तो ये कौन सा है? ये मृदा का आयतनात्मक संगठन है। इससे हर बार सवाल पूछा जाता है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, देखिए बच्चे कम आते हैं लाइव और कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मन नहीं करता है क्लास लेने का। आज बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। देखिए अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है आपको। क्या होगा भारतीय मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 0.02 से 0.1%, ऑप्शन नंबर दूसरा है 0.21%, तीसरा है 2.2 से 2.5% और चौथा है 5.5 से 5.9%। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा का जवाब देना है आपको। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा का सवाल पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है 0.02 से 0.1%, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कितनी होती है? लगभग 0.02 से 0.1% मात्रा होती है नाइट्रोजन की। आ गई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि तो आज थोड़ा क्योंकि बच्चे कम हैं तो मन नहीं है, हो सकता है कि कल से क्लासेस आना बंद हो जाए। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, देखते हूँ कमेंट और लाइक कितने आते हैं तो उसी हिसाब से मैं कल की क्लास लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।